Hello students, how are you? I hope you all are very fine. Children, today I will give you the answers of the exercise of history, Nazism and the rise of Hitler chapter 3 and also geography chapter 3 drainage exercise answers. So, let's start the answers of the history. Page number 74. क्वेश्चन डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द वेमर रिपब्लिक. वेमर रिपब्लिक की जो प्रॉब्लम्स थी उन्हें बताना है. द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द वेमर रिपब्लिक वर वर्साइल्स ट्रीटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल डिफेक्ट्स. वर्साइल्स ट्रीटी. द वर्साइल्स पीस ट्रीटी एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर disposed Germany of its territories, its resources and its pride as a nation. He also had to pay £6 billion as war compensation. In spite of the harsh terms, the Weimar Republic accepted the humiliating treaty, thereby making it unpopular amongst the German masses. Economic crisis. The German state was financially crippled due to overwhelming war debts which had to be paid in gold. Subsequently, gold reserves depleted and value of German mark fell. Prices of essential goods rose dramatically. And political defects. The Weimar Republic was weak due to inherent constitutional irregularities such as proportional representation and Article 48, which gave the president the power to impose emergency and rule by decree. The democratic parliamentary system seemed to give the people no solution or benefits in the times of the severe economic crisis. तो चिल्ड्रन, वेमर रिपब्लिक जो थी उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी. सबसे पहले तो वर्साइल्स की जो ट्रीटी हुई, उस ट्रीटी में फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो जितना भी नुकसान हुआ, जितने भी देशों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, उन सभी ने फर्स्ट वर्ल्ड वार का रिस्पॉन्सिबल किसको मान लिया? जर्मनी को मान लिया और उसके ऊपर £6 बिलियन का कॉम्पनसेशन लगा दिया, उसे वो पेड करना था. इससे जो जर्मन जनता थी उनके बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी और उन्हें लगा कि ये जो इनके ऊपर जो जुर्माना लगाया गया है ये उनको ह्यूमिलिएट कर रहा है. तो जर्मन्स के बीच में ये जो ट्रीटी थी इसके कारण बहुत ज़्यादा रोष उत्पन्न हुआ. इकोनॉमिक क्राइसिस भी वहाँ पर आ गए क्योंकि फाइनेंशियली जो था, जब उसे जो ये जो जुर्माना उसे चुकाना पड़ रहा था, तो उस जुर्माने की वजह से, जो कॉम्पनसेशन की वजह से उसे वो गोल्ड के रूप में वो जुर्माना देना पड़ा. और ये कॉम्पनसेशन जब गोल्ड के रूप में उसने दिया तो उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई. इसके बाद पॉलिटिकल डिफेक्ट्स जो थे वो भी आ गए क्योंकि आर्टिकल 48 ने प्रेसिडेंट को इमरजेंसी लागू करने के लिए और जो शासन था उसको बर्खास्त करने का अधिकार दे दिया. तो इससे पॉलिटिकल डिफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हुए क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम था वह अब समाप्त हो गया था और जो लोग थे उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं बचा था. इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ साथ पॉलिटिकल क्राइसिस भी वहाँ पर बहुत हुई. नाउ डिस्कस व्हाई नाजिज्म बिकेम पॉपुलर इन Germany by 1930. Nazism became popular in Germany by 1930 due to lot of reasons. The most apparent being the Great Depression. The Weimar Republic did little to remedy the country's economic downfall, and Hitler was presented as a savior to the humiliated German people living in economic and political crisis. The powerful speeches of Hitler, in which he sought to build great nation, undo the injustice of the Versailles Treaty, restore the dignity of German people and provide employment for all, stirred hopes in people. Nazi propaganda was unique. Red banners with the swastika, Nazi salute and the rounds of applause attracted the people, making Nazi very popular. अब नाजिज्म जो था जर्मनी 1930 में बहुत ज़्यादा कैसे जर्मनी में पॉपुलर हो गया.
तो इसके बहुत सारे रीजंस थे। नाजी जो जर्मनी था वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था। वेमर रिपब्लिक जो था वो कंट्री में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल पर चला गया था। हिटलर जो था उसने अपने आप को ऐसा शो किया कि वह इकोनॉमिक पॉलिटिकल क्राइसिस से जर्मन जनता को जो है वो निजात दिलाएगा। उसकी स्पीचेस बहुत पावरफुल होती थी और उस अपनी स्पीचेस के द्वारा उसने बताया कि वह एक बहुत ही ग्रेट नेशन को बिल्ड करेगा और जो वर्साइल ट्रीटी के द्वारा जो इनजस्टिस हुआ है उसको वो समाप्त कर देगा। तो जनता जो थी उस पर काफ़ी भरोसा करने लगी। और नाजी का जो प्रोपेगेंडा था वह भी यूनिक था। उन्होंने रेड बैनर लगाए, उस पर स्वास्तिक का चिन्ह होता था, नाजी सैल्यूट होता था और वो बहुत ज़्यादा भीड़ को इकट्ठा करते थे अपनी पॉपुलैरिटी दिखाने के लिए। तो इस तरह से ये जो रीजंस थे नाजिज्म जो था वो बहुत पॉपुलर हो गया। Now, what were the peculiar features of Nazi thinking? The peculiar features of Nazi thinking were a belief in racial hierarchy and Lebensraum or living space. Nordic German Aryans were at the top while the Jews formed the lowest rung of the racial ladder. They believed that only the strongest race would survive and rule. New territories must be gained for enhancing the natural resources and power of Germany. तो जो नाजियों की थिंकिंग थी वो क्या थी, उनमें क्या था, वो यह बिलीव करते थे कि जो लिविंग स्पेस है वो क्या है, रेशियल है, उस पर डिपेंड होना चाहिए, रेशियल चीज़ों पर डिपेंड होना चाहिए। दैट मीन्स कि जो नाजी लोग हैं वो ब्लू होते थे, ब्लू आइज़ के होते थे, गोरे होते थे, तो इनको ही सरवाइव करने का अधिकार है, इनको अच्छे से रहने का अधिकार है और बाकी जो लोग हैं उनको अच्छे से जीने का अधिकार नहीं है। और इसके साथ साथ जो पावर है वो भी इन्हीं के पास होना चाहिए। तो इस तरह की उनकी जो थिंकिंग होती थी और वो इस तरह के फीचर्स के साथ वो जीवन को और शासन को चलाते थे। Explain why Nazi propaganda was effective in creating a hatred for Jews. Nazi propaganda was effective in creating hatred for the Jews. The Nazis used the language and media effectively with great care. The racial theory put forward by the Nazis that the Jews belonged to a lower race and as such were undesirable. The traditional Christian hatred for the Jews because they were accused to have killed Christ was fully exploited by the Nazis in order to make the Germans prejudicial against Jews. The Nazis injected hatred against the Jews even in the minds of children from the very beginning. During the days of their schooling, the teachers who were Jews were dismissed and Jewish children were thrown out of the children's schools. Such methods and new ideological training to the new generation of children went a long way in making the Nazis' propaganda quite effective in creating hatred for the Jews. Propaganda films were made to create hatred for the Jews. Orthodox Jews were stereotyped and marked. For example, one such film was The Eternal Jews. Now, question 5. Explain the role women had in Nazi society. Return to chapter 1 on the French Revolution. Write a paragraph contrasting the role of women in the two periods. Role of women in Nazi society followed the rules of a largely patriarchal or male-dominated society. Hitler hailed women as the most important citizen in his Germany, but this was true for only Aryan women who bred pure blood, desirable Aryans. Motherhood was the only goal they were taught to reach for, apart from performing the stereotypical function of managing the household and being good wives. This was in stark contrast to the role of women in the French Revolution, where women led movements and fought for rights to education and equal wages. They were allowed to form political clubs and schooling was made compulsory for them after the French Revolution. तो चिल्ड्रन जो वीमन का जो रोल था नाजी सोसाइटी में,
पहले तो पैट्रियार्चल मतलब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में उस तरह की मानसिकता फैली हुई थी। हिटलर ने फिर बोला कि जो वीमेन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीज़न है जर्मनी की, लेकिन वो सिर्फ वो किसके लिए लागू होती थी, बात आर्यंस के लिए लागू होती थी, जो कि अच्छे सुंदर बच्चे पैदा करती थी, गोरे बच्चे पैदा करती थी। कहने का मतलब उनका था कि जो प्योर ब्लड के होंगे उन्हीं वीमेन के लिए ये बात लागू होती थी और बाकी लोगों के लिए नहीं होती थी। और इसके साथ साथ जो मदरहुड की जो भावना थी वो ना सिर्फ उनका ये था कि वो उसका फिर ये मानना था कि उनका काम क्या है, सिर्फ हाउस होल्ड वर्क करने का काम है, उनको उनकी जवाबदारी है कि वो एक गुड वाइफ बने। और वहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो वहाँ पर जो वीमेन थी उन्होंने बराबरी से मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, लीड किया और उनको वेजेस भी इक्वल मिलने लगा, एजुकेशन का राइट भी उन्हें मिला, क्लब्स, स्कूलिंग, यहाँ पर भी उनको जो है बराबरी का सम्मान मिला फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। तो यहाँ पर ये डिफरेंस था। इन वॉट वेज डिड द नाजी स्टेट सीक टू इस्टेब्लिश टोटल कंट्रोल ओवर इट्स पॉपुलेशन? चिल्ड्रन, ये आंसर मैं यहीं पर लगा के दे रही हूँ आपको। और यहाँ पर ये हिस्ट्री का चैप्टर 3 फिनिश होता है। अब ज्योग्राफी का चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको लगा के दे रही हूँ, तो आप ये एक्सरसाइज कर लेंगे। तो चिल्ड्रन, यहाँ चैप्टर 3 ज्योग्राफी ड्रेनेज की एक्सरसाइज दी हुई है, आप इसको अपनी कॉपी में कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स। तो इसमें है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द ड्रेनेज पैटर्न रिसेंबलिंग द ब्रांचेस ऑफ आ ट्री? तो आंसर है डेंड्रिटिक। सेकंड है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन द वुलर लेक लोकेटेड? सो आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। थर्ड, द रिवर नर्मदा हैज़ इट्स सोर्स एट अमरकंटक. Which one of the following lakes is a salt water lake? So answer is Sambar. Now, अब fifth, which one of the following is the longest river of the peninsular India? So the answer is Godavari. Which one amongst the following rivers flow through a rift valley? Answer is Tapi. Now question 2. Answer the following questions in briefly. यहाँ पर दिए गए हैं तो मैं ये पेस्ट कर दे रही हूँ, तो आप इनको लिख लीजिए।